पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज इन वुमेन। अब यहाँ पे शादी से रिलेटेड जो क्राइम्स हो जाते हैं औरतों के साथ, उसके बारे में हम शॉर्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज एंड वुमेन आर क्राइम्स दैट अफेक्ट द राइट्स, सेफ्टी, डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ऑफेंसेस का मतलब है क्राइम होना औरतों के साथ। किस तरह के क्राइम होते हैं औरतों के साथ कि औरतों को राइट्स नहीं मिलते, उनकी सेफ्टी और उनकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब की जाती है। वो कैसे ख़राब होती है इज़्ज़त, क्या क्या गलत होता है और उस पर क्या क्राइम मिलते, क्राइम की सज़ा मिलती है लोगों को, तो वो चीज़ अब हम जानेंगे। ठीक है, इसमें आगे आपने बताना है कि ये जो जितने भी ऑफेंसेस हैं ये उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं जब औरतें शादी करती हैं या शादी के दौरान भी उनके साथ मसले बनते हैं और शादी के बाद भी मसले बन रहे होते हैं। तो ये कौन से क्राइम्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे आता है द लॉ प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम क्रूरलिटी of forced marriage, domestic violence, dowry related crimes and other unfair treatment। अब इसकी इंट्रोडक्शन में ये भी लिखा है कि जो लॉ है वो औरतों पे जो जुल्म होते हैं, क्रूरलिटी का मतलब है जुल्म होना, उन पे तशद्दुद होना, उससे रोकता है लॉ। और औरतों से जो ज़बरदस्ती की शादियाँ करवाई जाती हैं, फोर्स्ड मैरिज, कि इससे शादी कर लो, ये बंदा बड़ा अमीर है लेकिन वो अपाहिज होता है उसका हस्बैंड, या कोई भी उसमें कमी होती है, औरत नहीं करना चाहती शादी लेकिन फैमिली वाले ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी लॉ मना करता है कि आप ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू मार पीट के, औरतों को जो मारा जाता है घरों के अंदर, उससे भी रोकता है लॉ। उसके अलावा डॉवरी रिलेटेड क्राइम्स, डॉवरी को कहते हैं जहेज़। ठीक है, कि जो लोग जहेज़ मांगते हैं और जहेज़ के नाम पे औरतों को कत्ल कर देते हैं कि जहेज़ नहीं दे रहे तो हम आपकी बेटी को मार देंगे। होता है ना कि जब शादी करवा रहे होते हैं तो फिर वो जहेज़ नहीं मांगते, लेकिन जब शादी करवा के घर ले आते हैं तो धमकियाँ देने लगते हैं कि तुम लोगों ने जहेज़ नहीं दिया और तलाक दे देंगे तुम्हें। तो इस तरह की ड्रामे स्टार्ट करते हैं, या जान से भी बाज़-ओ-क़त मार देते हैं लड़कियों को कि इनके माँ बाप ने जहेज़ कम दिया था। तो ये पाकिस्तान में तो भी हो रहा है एंड ये चीज़ गलत है। तो इस तरह के जो क्राइम्स, इस पर किस तरह की सज़ा मिलती है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसमें ये भी लिखा है लास्ट लाइन के इस लॉ को पढ़ने का मकसद ये है कि औरतों को बराबरी मिले, इंसाफ मिले और उनकी इज़्ज़त जो है सोसाइटी में प्रोटेक्टेड हो। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज एंड वुमेन। अब सबसे पहले नंबर पर आता है क्रूरलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज फैमिली, यानी कि सबसे पहले औरतों पे ना क्रूरलिटी उसके हस्बैंड और फैमिली की तरफ से आती है। अब इसमें दो कैटेगरीज है। देखिए, एक तो वो शोहर है जो अपने शोहर के फैमिली के साथ, मतलब जो हस्बैंड की फैमिली है ना, जहाँ पे बहुएं रह रही होती हैं, वहाँ पे तो जुल्म होता ही है, हम अक्सर कहानियाँ सुन रहे होते हैं इस तरह की। लेकिन एक वो शोहर भी है जो अलग से रहता है, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, अलग से उसने अपनी बीवी को घर में रखा है, लेकिन वहाँ पे भी हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता है और उसको मारता है। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरीज की मैंने बात की है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि हस्बैंड अपने माँ बाप के साथ तो माँ बाप ने सिखाया होगा कि बेटे को कि बीवी पे हाथ उठाओ। बाजू का हस्बैंड खुद ही ज़हनी मरीज़ होता है कि वो ये सब कर रहा होता है, माँ बाप का बाजू का कसूर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है कि क्रूरलिटी बाजू का फिज़िकली और मेंटली दोनों होती है, कि एक तो हस्बैंड भी जुल्म करता है बीवी पे, अगर हस्बैंड ना करे तो हस्बैंड की फैमिली कर रही होती है उस औरत पे जुल्म, जिसको वो शादी करवा के घर में लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी शादी उन्होंने अपने बेटे के साथ करवाई है उस पर उनकी फैमिली जुल्म कर रहे होते हैं, या हस्बैंड खुद अकेला जुल्म कर रहा होता है। अब वो जुल्म किस कैटेगरी के होते हैं? वो जुल्म होते हैं फिज़िकली एंड मेंटली। या तो वो उस औरत को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं, इतनी ज़्यादा ताने दे के हाथ नहीं उठाएंगी साथ से, हस्बैंड भी हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बातें मुंह से ऐसी कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे कि औरतें ज़हनी मरीज़ बन जाएंगी या अपनी जान बाजुकात ले लेंगी कि हमारे साथ इन्होंने ये किया, या फिर हाथ उठाने वाला काम करते। दोनों में से कोई एक चीज़ वो लाजमी करेंगे, कुछ तो दोनों ही करते हैं माशाल्लाह से। इंतहाई घटिया तरीन हरकत है कि जो ससुराल इस तरह से करता है ना अपनी बहुओं के साथ, ये सोच के कि इसको शादी करके हम ले आए हैं तो ये तो अब हमारी होगी तो हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, तो ये ज़्यादती है। इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी की बेटी को घर में ला के उसको मारना या उसको ज़हनी मरीज़ बनाना दिमागी तौर पे तो गलत है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स बीटिंग, थ्रेटनिंग, इंसल्टिंग, फोर्सिंग हर टू मीट अनलॉफुल डिमांड्स। ठीक है,
4 चीज़ें हमने सीखी कि किस तरह से हस्बैंड और हस्बैंड के ख़ानदान के जो लोग हैं, चाहे हस्बैंड के माँ बाप हों या कोई भी, किस तरह से तंग करते हैं एक औरत को, कि औरतों को मारते हैं, मार नहीं सकते तो उनको औरतों को धमकाते हैं कि तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें हम तलाक दे देंगे, या तुम्हारी फैमिली वालों के साथ ये कर देंगे या वो कर देंगे। इंसल्ट करते हैं, औरत को जलील करते हैं। फोर्सिंग हर टू मीट अनलॉफुल डिमांड्स, कि औरत को मजबूर करते हैं कि तुमने अगर हमें जो है जहेज़ ला के नहीं दिया तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, या अगर तुमने हमारी ये गलत काम में मदद नहीं की या गलत काम में बात नहीं मानी तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, दिस इज़ अ सीरियस ऑफेंस बिकॉज इट कॉजेज़ पेन एंड सफरिंग टू द वुमेन, कि ये एक तरह का क्राइम है क्योंकि इससे नुकसान किसका हो रहा है? उस बेचारी लड़की का जिस पे ये सारे काम हो रहे हैं, जिस पे ये जुल्म हो रहा है। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं है, ये उस लड़की को पूरी ज़िंदगी के लिए एक जहनी मरीज़ बना देगा। ज़ाहिर है एक ख़ानदान अगर इस तरह से टॉर्चर करेगा औरत को तो वो ज़ाहिर है उस बच्ची अगर कमज़ोर दिमाग की हुई, मासूम सी हुई, तो वो फिर पूरी ज़िंदगी इस सदमे में गुजारेगी। फिर आता है डॉवरी रिलेटेड ऑफेंसेस। डॉवरी कहते हैं जहेज़ को। अब जहेज़ को ऑफेंस क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये जहेज़ अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है ना कि देखें, एक तो और लड़कियां जो हैं जब वो पैदा होती हैं, पैदा होते हुए लोग क्यों पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मुंह बना लेते हैं? क्योंकि उनको पता है बड़ी होगी, इसकी शादी सिर्फ हमने नहीं करानी, इसके लिए जहेज़ तैयार करना पड़ेगा, यानी कि बेड, फर्नीचर, एसी, ये सारे पैसों से आते हैं ज़ाहिर है। अब अगले जो लड़के वाले हैं वो कहेंगे कि सामान जो आपने तैयार किया है, बेड, एसी, फर्नीचर, ये सारा ये तो सस्ता है, हमें तो महंगा चाहिए। अच्छा, कुछ फरमाइशें करते हैं कि हमें गाड़ी लेके दो, यानी कि लड़के वाले जो लड़की से शादी करने के लिए हैं वो फरमाइशें करते हैं कि हमें आप गाड़ी लेके दें। ये पाकिस्तान में है, जो कि गलत है। इंडिया से हमने ये गंदी हरकतें मतलब अपने पास डलवा दी हैं, क्योंकि इंडिया में जहेज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट, और हम भी ज़ाहिर उसी का ही हिस्सा थे पहले, बाद में अलग हुए तो हमारे अंदर भी जहेज़ का कॉन्सेप्ट आ गया। बहरहाल अब एक चीज़ चल रही है, ख़त्म तो हो नहीं सकती। लेकिन अब ये क्राइम कैसे बन जाता है? क्राइम ये इस तरह से बन जाता है कि देखिए, एक अगर लड़का आ रहा है, लड़के के ख़ानदान वाले आके सीधा कह रहे हैं कि हमें जहेज़ चाहिए, लड़की के माँ बाप भी अमीर हैं, वो कहते हैं ठीक है हम दे देंगे, तो यहाँ पे क्राइम तक बात नहीं जाती। क्राइम ये तब होता है कि जहेज़ के नाम पे लड़की को धमकी देना शुरू कर दें लोग, जहेज़ के नाम पे लड़की की जान ले ली जाए, तो यहाँ पे फिर बात आ जाती है क्राइम की। ठीक है, किसी को धमकी देना, किसी को टॉर्चर करना, वो भी पैसों के लिए। जहेज़ ज़ाहिर है पैसा एक चीज़ है जिसको आप माँ बाप, लड़की के माँ बाप से लेते हो, वो सामान कीमती आगे बेच सकते हो, लाखों में बिकता है, खुद रख भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक गलत चीज़ इसलिए बनती है कि जहेज़ के नाम पे औरतों को कत्ल भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि डावरी पैसा भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी वैल्यूएबल आइटम जैसे कि घर का फर्नीचर या सामान वगैरह। ये डिमांड करते हैं ब्राइड के जो ससुराल वाले लोग हैं ना, हस्बैंड की जो साइड के फैमिली के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ दें। डिमांडिंग और टेकिंग डावरी इज़ इलीगल इन मैनी कंट्रीज़, के ये चीज़ इलीगल मानी जाती है बहुत से कंट्रीज़ में, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये खुलेआम हो रहा है कि लोग इजीली बगैर शर्म के मांग लेते हैं कि हमें डावरी दे दो। फिर आगे आता है हरेसिंग अ वुमेन फॉर डावरी और कॉजिंग हर हार्म बिकॉज ऑफ डावरी इज़ पनिशेबल ऑफेंस, कि औरत को हरास करना यानी कि तकलीफ़ पहुंचाना इस बात पे कि उसके वालिदैन उसको डावरी नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन इतने अमीर तो नहीं है, और आपने ज़ाहिर है उनकी बेटी से शादी की, वो उनके वालिदैन आपको नहीं पैसे दे पा रहे या नहीं वो कीमती सामान दे पा रहे, तो आप लोग सब्र कर लो। लेकिन लोग सब्र नहीं कर रहे, उन्हीं की बेटी को बाद में शादी करवा के लेके आते हैं, बाद में जलील करने लगते हैं उनकी बेटी को कि इसके माँ बाप ने हमें सामान ज़्यादा नहीं दिया या पैसे नहीं दिए थे जहेज़ में, या प्रॉपर्टी नहीं लेके दी या घर नहीं लेके दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे बेटी के ऊपर जो भी जुल्म करने वाले लोग होंगे जहेज़ के नाम पे, तो ये क्राइम होगा, इसकी सज़ा मिलती है, लोगों को जेल्स भी होती है। ठीक है, अब आता है बेगामी। बेगामी एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने हस्बैंड की मौजूदगी में दूसरी शादी कर लो बगैर हस्बैंड को बताए। औरतों के लिए कह रही हूँ ये बात, उसके अलावा जो मर्द हैं अपनी पहली बीवी के होते हुए भी उसको बगैर बताए दूसरी औरत से शादी कर ले, दोनों पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये एक जुल्म है, एक गलत चीज़ है, तो ये भी एक क्राइम होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिगमी मीन्स मैरिंग अनदर पर्सन while the first husband or wife is still legally married
and the marriage has not ended. This is considered an offense under the law in many legal system. कि बिगमी के ऊपर जो है इस चीज़ को ज़्यादा क्राइम मानता है। बहुत से कंट्रीज इस चीज़ को गलत हरकत समझते हैं कि आपने ऑलरेडी शादी की हुई है और जिस पर्सन से आपने शादी की है उसको आपने बताए बगैर किसी और से भी शादी कर ली है, तो फिर ये गलत। देखो, पूछ के शादी कर रहे हो, वो बंदा अगर राज़ी है आपकी शादी करने से तो ठीक है, बगैर पूछे कर रहे हो तो ये गलत है। खैर, इस्लाम में तो ये होता है ना कि अगर एक औरत को दूसरे से शादी करनी है ना तो वो पहले अपने हस्बैंड को छोड़ती है, पर मर्द क्या करते हैं, पहली बीवी को छोड़े बगैर ही दूसरी से शादी करते हैं बगैर बताए भी। ये पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे केसेस निकले हैं, तो ये गलत है, ये एक ऑफेंस है, क्राइम है। फिर आगे आता है चाइल्ड मैरिज। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनकी 14-15 साल होती है, कुछ तो इससे भी छोटे होते हैं, उनकी जब शादी करा दी जाती है ना तो ये भी एक क्राइम होता है। उसका रीज़न, अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, छोटे बच्चों की शादी कराना अच्छी बात है। देखें, एक बच्चा, मिसाल के तौर पे आप एक छोटे बच्ची की शादी एक 80 साल या 60 साल के बंदे से करा रहे हो, तो वो मेरी नज़र में एक क्राइम है। उसका रीज़न ये है कि जिस बंदे के साथ आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, ठीक है, कभी भी उस बंदे ने मर जाना है, और वो है भी दादा की उम्र का जिससे आप शादी करवा रहे हो अपनी बच्ची की, तो कभी ना कभी उसने मर जाना है। तो अल्टीमेटली दोबारा से आपके सर पे वो बच्ची आ जाएगी। उससे अच्छा है कि आप उसकी शादी उसी की उम्र के लड़के से कराओ जो उसका ख्याल रख सके और उसके साथ उसकी ज़िंदगी अच्छी भी चलेगी। ज़ाहिर है हम उम्र होंगे या 1-2 साल एक दूसरे से बड़े छोटे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी जी जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब मेरी इस बात पे बहुत से लोग एतराज़ करेंगे कि आप कह रही हैं मैम कि छोटे बच्चों की शादी होना बुरी बात नहीं है। देखिए, बुरी बात इसलिए नहीं है कि अगर माँ बाप फाइनेंशियल सपोर्ट करें बच्चों को तो करा दें शादी, लेकिन अगर ज़ाहिर है छोटे बच्चों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बेबीज़ नहीं सही से पैदा हो सकते उन लड़कियों की जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता टॉलरेट करने का बर्थ को, बच्ची को पैदा करना, बेबी को पैदा करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। तो थोड़ी सी एज बड़ी हो, यानी कि एक लड़की 18 साल से ऊपर की हो, फिर उसकी शादी कराओ, समझ आता है। 14-15 साल की करा दें तो फिर वो ठीक नहीं होता, उस बच्ची की जान जा सकती है चाइल्ड बर्थ के दौरान, बेबी पैदा करते हुए, ठीक है, तब ये चीज़ क्राइम में आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों की शादी कराना कोई जुल्म है। हाँ, आप शादी करा दो, बेशक उनकी रुखसती ऐसे एज पे करो जब वो 18 साल से थोड़े ऊपर के हो जाएं। अच्छा, फिर आता है हमारे पास चाइल्ड मैरिज। इसमें सिंपली बता दें कि बच्चों की शादी कराना जब उनकी एज रीज़नेबल ना हो, यानी कि 18 साल के ऊपर के ना हो, छोटी सी उम्र में शादी करा देना, ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर इनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनकी तालीम छूट जाती है ऐसे बच्चों की, फ्यूचर चिल्ड्रन इनकी जल्दी पैदा हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों के। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप बच्चों की शादी करा देते हो तो उनकी तालीम रह जाती है। मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले बोली ना कि शादी करा देना बुरी बात नहीं है, उससे पढ़ाई फिर भी बहुत लोगों की कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी यंग एज में शादी हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आगे से अच्छी फैमिली भी उनकी जल्दी बन गई है। ज़ाहिर शादियाँ जल्दी हो गई थी तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग शादियाँ इसलिए करा देते हैं कि ये पढ़े ना, आगे से उनकी बेटियाँ ना पढ़ें, बेटे ना पढ़ें, तो ये जुल्म है। आप बच्चों को पढ़ाओ, बेशक उनकी शादियाँ जल्दी कराती हैं, लेकिन पढ़ाना चाहिए ताकि वो जाहिल ना रहें पूरी ज़िंदगी, उनके पास इल्म होना चाहिए। फिर आता है फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज एक ज़्यादती है मर्द पे भी और औरत पे भी, क्योंकि जब आप मर्द की भी शादी ज़बरदस्ती कराते हो, कल को वो छोड़ के चला जाता है बीवी को या ख्याल नहीं रखता अपनी बीवी का। वैसे सेम अगर औरत के ऊपर करें अप्लाई, तो औरत अगर ना छोड़ के जा सके तो वो मर्द बाजू का जुल्म करता रहता है बीवी पे कि माँ बाप ने तो इसकी शादी मुझसे करा दी तो मैं इसको मारूं पीटूं जो मर्जी करूं, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। वहाँ माँ बाप के पास जाएंगे, माँ बाप कहेंगे हस्बैंड के पास वापस जाओ, तो वो औरत ना हस्बैंड की रहेगी ना अपने माँ बाप की। तो वहाँ औरतों पे ज़्यादा जुल्म होते हैं फोर्स्ड मैरिज में, ये अक्सर मैंने देखा है। लेकिन कुछ फोर्स्ड मैरिज अच्छी भी होती है कि कुछ हस्बैंड्स अच्छे होते हैं जो बेशक मतलब माँ बाप फोर्सफुली शादी करा देते हैं उस लड़के के साथ, लेकिन लड़का बड़ा ख्याल रखता है उस लड़की का जिसके साथ शादी हुई है। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने बुरे देखे हैं जिसमें ज़बरदस्ती माँ बाप भी बेटियों की शादी कर देते हैं इस बंदे के साथ क्योंकि वो अमीर है और हमें भी पैसा देगा। अच्छा, वो जो अमीर जिससे शादी करवाते हैं वो आगे से इस लड़की को मारना शुरू कर देता है, मारता पीटता है, तो ना बेटी माँ बाप की रहती ना उस हस्बैंड की। तो ये चीज़ होती है फोर्स्ड मैरिज में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फोर्स्ड मैरिज हैपेंस व्हेन अ पर्सन इज़ मेड टू मैरी अगेंस्ट देयर फ्री विल। फ्री विल का मतलब है अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस पर्सन ने शादी की है, इसको कहते हैं फोर्स्ड मैरिज।
एवरी एडल्ट हैज़ द राइट टू चूज़ देयर मैरिज पार्टनर, कि हर पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपने लिए शादी करने के लिए एक पर्सन को चूज़ कर सकता है, चुन सकता है। कोई भी उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम इससे शादी करो, ज़बरदस्ती नहीं होती। हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो शादी के लिए किसी को चुन सकता है। फोर्सिंग समवन इनटू मैरिज इज़ अ क्राइम एंड अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कि आप किसी पर्सन को अगर फोर्स करोगे शादी करो तो फिर आप इसका मतलब है उनकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हो। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक होता है घरेलू, वायलेंस कहते हैं तशद्दुद, शोर शराबा, लड़ाइयाँ। तो बहुत से घरों में पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम सी बात है। बहुत सी माएँ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड ज़ाहिर अगर बात ना माने बीवी तो हस्बैंड लगा देता है या चीखना शुरू कर देगा अपनी बीवी पे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड हाथ उठा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस की डिफरेंट काइंड्स अब हम देखते हैं। एक होता है फिजिकली, यानी कि मारपीट, हस्बैंड मारता है, एक तो वो काइंड होगी। एक होती है इमोशनल, कि हस्बैंड हाथ नहीं उठा रहा लेकिन वो इमोशनली अपनी बीवी के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि हस्बैंड ने शादी तो कर ली अपनी बीवी से लेकिन वो टाइम दे रहा है बाहर की लड़कियों को, अपनी बीवी को वक्त नहीं दे रहा, जिससे उसकी बीवी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो रही है। फिर आता है वर्बल, वर्बल का मतलब है मुँह से गालियाँ दे रहा है अपने हस्बैंड अपनी बीवी को, ये होता है वर्बल। वर्बल का लफ्ज़ यूज़ होता है बोलने के लिए। तो यहाँ पे वर्बल को मैं क्राइम के साथ जोड़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि हस्बैंड गालियाँ दे रहा है, यहाँ पे बोल के मार नहीं रहा लेकिन गालियाँ दे रहा है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। फिर अगली कांड आती है सेक्सुअल। अब सेक्सुअली देखो, हस्बैंड एंड वाइफ आपस में सेक्सुअली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर बीवी सेक्सुअली नहीं अब अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारना जा रही, लेकिन हस्बैंड फोर्सफुली अपनी बीवी को कह रहा है कि मेरे साथ ये काम करो जो हस्बैंड एंड वाइफ में होना चाहिए, लेकिन अगर बीवी नहीं करना चाह रही तो वहाँ हस्बैंड ज़बरदस्ती करता है अपनी बीवी के साथ, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है फाइनेंशियल अब्यूज़, कि बहुत से हस्बैंड अपनी बीवी को सिर्फ इस बात पे मारते हैं या उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, किसी भी शक्ल में उसको गालियाँ दे रहे हैं बीवी को, या मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं हस्बैंड क्योंकि हस्बैंड से अपनी बीवी का पैसा जो है नहीं उठाया जा रहा, पैसा कह रही हूँ, खर्चा नहीं उठाया जा रहा, कि हस्बैंड कहता है कि मैं तो इसको पाल नहीं सक रहा, इसका ख्याल नहीं रख सक रहा, तो वो फिर आगे से मारना शुरू कर देता है अपनी बीवी को, गालियाँ देने लगता है, बहुत से फजूल थर्ड क्लास बातें करने लगता है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसका ख्याल नहीं रख पा रहा तो उसको उस तरह कह रहा है। एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी इस तरह करते हैं उस लड़की के साथ। ज़ाहिर है जब हस्बैंड ही सगा नहीं है किसी का तो फिर वहाँ पे उसके ख़ानदान वाले क्यों फिर उस लड़की के साथ अच्छे होंगे, वो भी आगे से वही सब करेंगे जो हस्बैंड कर रहा है। The law provides protection and legal remedy for women who face domestic violence. लॉ क्या करता है, उन तमाम औरतों को प्रोटेक्शन देता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं, कि अगर कोई भी मर्द इस तरह से हाथ उठाएगा अपनी बीवी पे तो वो औरत कोर्ट जाके शिकायत कर सकती है और कोर्ट भी मदद करेगी वहाँ पे। किडनैपिंग एंड अबडक्शन फॉर मैरिज, taking or forcing a woman away to make her marry someone against her will is a serious criminal offense. The law protects women from such act and punishes the offender. कि अगर आपकी बहन या बेटी किसी मर्द से शादी नहीं करना चाह रही लेकिन आप उसको कहीं अगवा करके ले जाते हो कि वो शादी करे, वहाँ जाके निकाह पे साइन कर ले और अगवा करके लेके जा रहे हो, बेशक फैमिली वाला ही बंदा अगवा करके लेके जाता है, ज़बरदस्ती करता है, तब भी इस चीज़ को हम क्राइम कहेंगे। एक तो किडनैपिंग एंड अबडक्शन तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो लिंक यहाँ लगा देती हूँ। वो किडनैपिंग या अबडक्शन एक ऐसा पर्सन कर रहा है जो है ही क्रिमिनल, जो अगवा करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ बात हो रही है घर के मेंबर्स की, कि घर के अंदर के बंदे ही आपकी शादी ज़बरदस्ती कराने के लिए आपको गाड़ी में बिठा के निकाह नामे पे साइन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं कि आप जो है जाओ उस बंदे के साथ, या उसके साथ उस बंदे के घर छोड़वा रहे हैं जिसके साथ वो आपकी शादी कराना चाहते हैं। तो ये भी गलत है ना, कि आप ज़बरदस्ती तो किसी को गाड़ी में बिठा के ऐसा से शादी नहीं करा सकते। ठीक है, फिर आगे आता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड असॉल्ट। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को टच करता है कहीं भी ऐसी जगह पे जो नहीं, जहाँ नहीं टच करना चाहिए, तो हस्बैंड एंड वाइफ में ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर घर के बाकी मर्द जो मतलब हस्बैंड के भाई होते हैं या इस तरह से, वो अगर ये चीज़ करने लग जाए ना तो गलत है, यानी कि वो अपनी बीवियों की जगह किसी और की बीवी को टच करने लग जाए गलत चीज़ों पे, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट होती है। ये भी औरतों के साथ होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतें अपने देवर के बारे में बताती हैं कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, तो ये होता है सेक्सुअल हरासमेंट जो
कि औरतों के साथ घरों में भी होता है, घर के बाहर भी होता है। यानी कि जब औरतें जॉब्स पे जाती हैं तो मर्द उनको गलत तरीके से कहीं पे टच करके चले जाते हैं जानबूझ के, तो ये होता है सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ पे हमने बताया कि औरतों की जो इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि औरतों की जान और इज़्ज़त, डिग्निटी हम इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं लफ्ज़, कि औरतों की डिग्निटी, उनकी जान, उनकी सेफ्टी जो है बहुत कीमती होती है। इसलिए सेक्सुअल हरासमेंट, एजॉल्ट और इस तरह की तमाम सेक्सुअल बिहेवियर एक सीरियस क्राइम है। एजॉल्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक मर्द धमकी दे रहा है, आके किसी को हाथ उठा रहा है, मारा नहीं लेकिन सिर्फ धमकी दे रहा है, हाथ उठा रहा है, ये सब एजॉल्ट की कैटेगरी में आता है। तो किसी औरत के साथ अगर कोई ये कर रहा है या कोई गलत तरीके से औरत को टच कर रहा है पब्लिक प्लेस में, यानी कि ऑफिस में या कहीं पे भी, तो फिर ये सारा एक क्राइम होता है, इस पर सज़ा मिलती है ऐसे पर्सनस को, ठीक है। द लॉ प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर दोज हु कमिट दिस क्राइम, के जो ये क्राइम करता है उसको लॉ सज़ा देता है। फिर आता है ऑनर बेस्ड क्राइम्स। ऑनर बेस्ड क्राइम्स आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन इन द नेम ऑफ द फैमिली और कम्युनिटी ऑनर। ये भी इंतहाई बुरी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत आराम से खुलेआम हो रही है। अच्छा चलो, बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे औरतें खुद भी गलत काम करती हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज उनको मार देती हैं, अपनी बेटियों को या बहनों को। चलो वहाँ पे बात समझ आती है कि उनकी बेटियों ने खुद गलत किया, लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने केसेस पढ़े जिसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाता था, फैमिली वाले उसके सुन नहीं रहे थे, तो वो जो बहन थी ना, बहन या बेटी जो भी थी, वो औरत क्या कर रही थी, कोर्ट चली गई मदद लेने के लिए। अब ये बात जब उसके हस्बैंड और लड़की के माँ बाप को पता चली तो सारों ने उस लड़की की मिन्नतें की, नहीं नहीं हम नहीं आपको मारेंगे, आप केस वापस ले लो। अच्छा, जैसे उस लड़की ने कहा कि ठीक है मैं केस वापस लेती हूँ, जैसे उस लड़की ने केस वापस लिया, वो कोर्ट से बाहर निकली, उसके अपने ही सगे बाप ने उसको जान से मार दिया और कहा कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दिया। इसको कहते हैं ऑनर बेस्ड किलिंग। ये क्राइम है क्योंकि आपने एक पर्सन की जान ले ली है, तो ये जान लेना कोई छोटी बात नहीं है। और ये लोग ले लेते हैं जान बहुत आराम से बहन और बेटियों की, सिर्फ इस बात पे कि इसने हमारी बात नहीं मानी। अब जाहिर है उसका हस्बैंड अगर उस पर हाथ उठा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, वो अपने माँ बाप के पास जा रही है, वो आगे से साथ नहीं दे रहे, जिसके पास जा रही है वो आगे से साथ नहीं दे रहा, अल्टीमेटली बेचारी कोर्ट की तरफ ही जाएगी। अब जब कोर्ट की तरफ गई, सारों ने कहा कि नहीं नहीं कोर्ट की तरफ चली गई, इज्जत ख़राब कर दी, तो घर आओ हम बात मान लेंगे, आगे से आगे उसको जान से मार दिया। अच्छा, ये बात उस लड़के को पता थी कि मेरी जान जाएगी, फिर भी उसने अपने फैमिली की इज़्ज़त के लिए उनकी बात मानी। तो वो कितनी बेचारी मासूम बच्ची थी कि इस तरह से उसने बात भी मान ली, उसको पता तो उसकी जान जाएगी। बहरहाल ऐसे लोग जालिम हैं जो अपनी बच्चियों पे इस तरह से जुल्म करते हैं कि अगर उसको ज़रूरत है आप लोगों के साथ की तो वहाँ आप उसकी जान ले रहे हैं। बहरहाल ऑनर बेस्ड किलिंग, इसका यही मतलब होता है कि औरतों को इज़्ज़त के नाम पे मार दिया जाता है कि उसने हमारी बात नहीं मानी, कोर्ट चलेगी तो जान ले लो, इसने हमारी बात नहीं मान रही, नंगी हो गए मर्दों के आगे, इसकी जान ले लो। तो बहुत चीज़ें इसमें हो रही हैं। अच्छा, जो गलत काम करी औरतें खुद, तो वहाँ पे बात तो समझ आती है ना कि गैरत के नाम पे मार दिया जाता है, लेकिन जो औरतें बेचारी बेज़रूरत सी हैं, मासूम सी हैं, जो कोर्ट जाके मदद अगर ले रही हैं, उनको भी जान से मारा जा रहा है यहाँ पे। तो ये होते हैं क्राइम्स। स्टॉकिंग एंड हरासमेंट। स्टॉकिंग का मतलब होता है कि जो मर्द औरतों पे नज़र लगा के बैठ जाते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि ये जो औरत है इससे मतलब ये मेरी है, मेरे अलावा इसको कोई देख नहीं सकता। वो ज़ाहिर सोशल मीडिया पे वो लड़की तस्वीरें अपनी पोस्ट कर रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तस्वीरें पोस्ट कर रही है अपनी, और ज़ाहिर तरह तरह के मर्द देख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा मर्द भी उनको देख रहा है, उस लड़की को, जो उस लड़की के पीछे पागल है। तो वो क्या करे, उस लड़की की सारी तस्वीरों को बड़ा करके कभी छोटा करके देख रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है उसकी तस्वीरें देखते हुए, या फिर तस्वीरों को इतने गंदी तरीके से देख रहा है कि किसी भी बंदे को शर्म आ जाए। तो इस तरह से मैं आपको बात बता रही हूँ इनडायरेक्टली कि ये चीज़ होती है। इसलिए सोशल मीडिया पे लड़कियों को मैं कहती हूँ पब्लिकली अपनी तस्वीरें कभी ना लगाया करें। हाँ, दोस्तों में अगर आप शेयर करे हो, लड़कियाँ सारी देख रही, खैर है, कभी भी पब्लिक फ़ोटोज़ नहीं लगानी चाहिए। मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, हर तरह के होते हैं, इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को स्टॉकिंग कहते हैं कि आप पे लोग नज़र रखते हैं। ज़रूरी नहीं है नज़र आपके घर के बाहर आप जाती हो तो कोई आपको देख रहा है, वो तो स्टॉकिंग तो होती ही है कि एक बंदा आपको लगातार घूर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी अब हो रहा है, क्योंकि आजकल दौर ही सारा सोशल मीडिया का है, तो अब सोशल मीडिया पे भी अगर कोई लड़की से तस्वीर लगा रही है तो मर्द तो देखेंगे, और वो किस तरह से देख रहे हैं ये हमें नहीं पता होता ना, इसलिए हमें चाहिए हम एहतियात करें और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें। फिर आगे आता है
वो करते क्या हैं कि हम एक तो फॉलो करते हैं, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। इवन अगर आप कहीं बाहर जा रही हो, बाज़ार जा रही हो, तो आपके घर तक आ जाते हैं, आपके पीछे पीछे आपसे कांटेक्ट नंबर मांगेंगे, या तो फिर किसी और को अप्रोच करेंगे कि आपका कांटेक्ट नंबर दें। आप पे लगातार नज़र रखेंगे बगैर आपकी परमिशन के, सारा कुछ हो रहा होगा, जिसकी वजह से उस लड़की के दिल में डर पैदा हो जाएगा कि ये बंदा मुझ पर नज़र क्यों रख रहा है, ये बंदा मुझ पर चेक क्यों कर रहा है। आप अनकंफर्टेबल होगी, आपको अजीब सा लगेगा कि क्यों ये बंदा आपको देख रहा है। ये मैंने आपको उस बंदे की एग्जांपल दी ना जो घर के आपके आसपास फिर रहा है ना, जो नज़र रख रहा है। सोचें जब आप सोशल मीडिया पे कोई लड़की डालती होगी तस्वीर, और उसको कितना ज़्यादा लोग देखते होंगे। तो ये चीज़ भी। अच्छा, अब इसमें बताते हैं हैरेसमेंट में इंक्लूड अनवांटेड मैसेजेस, कॉल्स एंड थ्रेट। हैरेसमेंट का मतलब है कि लड़की को हरास करना। एक तो मैंने पिछली हैरेसमेंट के बारे में भी बताया कि औरत को टच कर देना किसी गलत जगह पे जानबूझ के, ये होता है फिज़िकल हरासमेंट। एक होती है सोशल मीडिया हरासमेंट, जिसमें क्या होता है कि एक औरत सोशल मीडिया पे पोस्ट चढ़ा रही है, कोई वो गलत काम नहीं करी, खाना पका के डाल रही है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही है, उसकी शक्ल दिख रही है, तो वो मर्द क्या कर रहा है, उस औरत को गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा है। ठीक है, वो जो गंदे मैसेजेस हैं इसी को हम हरासमेंट कहते हैं, कि बगैर लड़की के परमिशन के आप इंतहाई वल्गर मैसेजेस कर रहे हो, ये हरासमेंट होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो, कमेंट भी अगर करते हो तो वो भी हरासमेंट की कैटेगरी में बात आती है, और ऐसे लोगों को जेल होती है जो हरासमेंट करते हैं। सच एक्ट और पनिशेबल बाय लॉ, इनको पनिशमेंट मिलती है, इनको जेल हो जाती है ऐसे बंदों का। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज प्रोटेक्टिंग वुमेन। अब आपने यहाँ पे बताना है कि औरतों को जो लॉ ने प्रोटेक्शन दी है वो क्यों दी है। यहाँ पे आपने वो पॉइंट्स देने हैं। आपने बताना है कि औरतों को लॉ ने ये प्रोटेक्शन इसलिए दी ताकि औरतों की जो राइट्स हैं और जो इज़्ज़त है वो महफूज रहे। औरतें जो हैं वायलेंस से, यानी कि मारपीट से, और उनके साथ जो फ़र्क किया जाता है कि ये औरत है, इसको पैसे कम मिलने चाहिए मर्दों के कंपेयरिंग जॉब में, ये औरत है, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकती, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन करना, फ़र्क करना मर्द और औरत के बीच। तो इसको ख़त्म किया जा सके, लॉ इसलिए बनाया गया इनके लिए। फिर क्या कहते हैं, दे प्रोटेक्ट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि ये मर्द और औरत के बीच जो फ़र्क है उसको ख़त्म करवाता है लॉ। दोनों मर्द और औरत बराबर हैं, हर किसी को बराबर ट्रीट करना चाहिए। दे प्रोवाइड जस्टिस एंड लीगल सपोर्ट टू वुमेन, कि इस लॉ की मदद से औरतों को जस्टिस इंसाफ मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। दे क्रिएट सेफर एंड फेयरर सोसाइटी, के लॉ के होने से सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहती है, सेफ हो जाती है। बस इतना ही था इस वीडियो में, कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पड़ा है वो शॉर्ट करके हमने इसमें लिख देना। इतना ही था, खुदा हाफिज़।